नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं हमारी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 3 का चैप्टर 14, जिसका नाम है अकबरी लोटा। और आप इस चैप्टर को लास्ट सेशन में स्टार्ट कर चुके हैं। हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं काफी कुछ चीजें इस चैप्टर में। तो इस पाठ में हमने देखा कि जो 3 पात्र हैं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि इस पाठ के जो लेखक है अन्नपूर्णानंद जी, उनके विषय में मैंने आप लोग को बताया कि वो एक बहुत ही महान व्यंग लेखक है। यानी कि उनकी जितनी भी कहानियां होती हैं ये उनकी एक काल्पनिक कथा के रूप में, कहानी के रूप में उन्होंने लिखी है। तो जितनी भी ये काल्पनिक कथाएं हैं ये ज्यादातर उन्होंने व्यंग शैली में यानी कि व्यंग विधा में लिखी हुई है। तो जैसे कि इस चैप्टर का नाम आप देख रहे हैं अकबरी लोटा, तो इसमें भी आपके जो 3 पात्र हैं मुख्य रूप से झाऊलाल जी और जो पंडित जी हैं और यहाँ पर झाऊलाल जी की जो पत्नी है। तो कैसे जो पंडित जी हैं, पंडित बिलवासी जो है, वो कैसे अंग्रेज का बुद्धू बनाते हैं, अंग्रेज का उल्लू बनाते हैं और वो एक टूटे फूटे पुराने लोटे को बहुत ही शाही लोटा बनाकर एक अंग्रेज को बेच देते हैं। यानी कि यहाँ पर पंडित जी की बुद्धिमानी की दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने बहुत ही बुद्धिमानी तरीके से, बहुत ही अच्छी तरकीब निकालकर एक वो जो लोटा होता है वो अंग्रेज को बेच देते हैं और अंग्रेज उसे अच्छे दामों में खरीद भी लेता है। तो देखिए काफी कुछ चीजें हमने इसमें पढ़ी थी। तो ये पूरी परेशानी थी झाऊलाल जी की और ये लोटा भी झाऊलाल जी का ही था। जैसे कि हमने लास्ट सेशन में पढ़ा कि उनकी जो पत्नी थी, झाऊलाल जी की जो पत्नी थी, क्योंकि झाऊलाल जी बहुत ज्यादा गरीब नहीं थे, बहुत सब कुछ उनके घर में, संपदा सुख संपत्ति उनके घर में थी, धन पैसे की कोई कमी नहीं थी। यानी कि इस मतलब एक तरह से बहुत ज्यादा गरीबी उनके घर पे नहीं थी। प्रॉपर उनके घर पर खाना पीना रहना अच्छे से चल रहा था। तो एक दिन जब उनकी पत्नी ने अचानक उनसे 250 रुपए मांग लिए, तो अचानक 250 रुपए उनके पास नहीं थे, तो 250 रुपए का प्रबंध कैसे किया जाए, क्योंकि उनकी पत्नी ने धमकी दी थी कि अगर आपके पास नहीं है तो मैं अपने भाई से मांग लूंगी। जो झाऊलाल जी को जो बिल्कुल भी पसंद नहीं था अपनी इज्जत के, उनको ये अपनी इज्जत के विरुद्ध लगता था। उनको लगता था कि इससे उनको एक तरह से उनकी जो इज्जत है वो कम हो जाएगी। तो वो कहते हैं कि 250 रुपए के लिए अपने भाई से क्यों भीख मांगोगी, मुझसे ले लेना। लेकिन तो उनकी पत्नी ने कहा, क्योंकि उनकी पत्नी को पता है कि उनके जो पति हैं वो बहुत ज्यादा पैसों के लेन देन में बहुत ज्यादा एक तरह से कंजूस है। तो उन्होंने कहा मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। यानी कि मुझे आप ये नहीं सोचिएगा कि मुझे 250 रुपए चाहिए तो आप जिंदगी में मुझे कभी भी दे दें, मुझे इसी जिंदगी में चाहिए, यानी कि इसी कुछ दिनों में मुझे 250 रुपए चाहिए। तो उन्होंने कह दिया अजी इसी सप्ताह ले लीजिएगा। तो यानी कि यहाँ पर उनकी पत्नी जो है उन्होंने फिर से कमेंट किया इस बात पर कि सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 सालों से। तो इस तरह झाऊलाल जी का जो रौब है, जिस रौब के साथ वो अपने घर में चलते थे, जिस रौब के साथ वो खड़े थे, उन्होंने उसी रौब के साथ कहा कि आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपए ले लेना। तो अब उन्हें किसी तरह से 250 रुपए का इंतजाम करना था, 250 रुपए का प्रबंध करना था। और अब वो क्योंकि वो बहुत ज्यादा परेशान थे, वो सोच रहे थे कि अगर वो 250 रुपए का इंतजाम नहीं कर पाए, तो क्योंकि पहली बार ही उनकी पत्नी ने उनसे मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था, और अगर वो नहीं दे पाए तो यहाँ पर वो अपनी पत्नी को क्या मुंह दिखाएंगे। तो यहाँ पर झाऊलाल जी के इस तरह सोचते सोचते 4 दिन बीत जाते हैं और 5वें दिन अब वो जाते हैं पंडित बिलवासी मिश्र के पास। पंडित बिलवासी मिश्र ने, जब वो पंडित बिलवासी मिश्र के पास गए तो उन्होंने भी उनसे कहा कि मेरे पास अभी तो नहीं है, पर मैं कोशिश करूंगा कहीं से मांग कर जांच कर लाने की, और अगर मिल गए तो मैं कल शाम को यानी कि 6वें दिन की शाम को तुम्हारे मकान पर आकर तुमसे मिलूंगा और तुम्हें पैसे दे दूंगा। तो इस तरह से
जो आज वही शाम थी और वही हफ्ते का अंतिम दिन था और 250 रुपए गिनने थे, या जो सारी हेकड़ी थी, यानी कि एक पति होने का या एक तरह से जो अपनी पत्नी के लिए उनका जो रौब था उससे हाथ धो बैठना। और अब तो उन्होंने ये कहा कि जो कल रुपया ना आने पर या तो उनकी पत्नी उन्हें डामल फांसी न कर देगी, केवल जरा सा हंसी हंसेगी, और वो हंसी कैसी होगी इसकी कल्पना मात्र से झाऊलाल जी में मरोड़ पैदा हो गई। आपने जब कभी कोई गलती की होती है तो आप उस गलती को करने के बाद जब अपने माता पिता के सामने जाते हैं तो उसके बाद आपको पता है कि जान से नहीं मारेंगे आपके माँ बाप, लेकिन आपको डांटेंगे, आपको सुनाएंगे, आपको समझाएंगे। ये सोचकर ही आपके अंदर एक डर, एक भय जो होता है वो बैठ जाता है। और यही सेम आज झाऊलाल जी के साथ हो रहा था। अब शाम को पंडित बिलवासी मिश्र का आना था, यदि ना आए तो कहीं से रुपयों का प्रबंध ना कर सके तो यही चीजें पंडित जो झाऊलाल जी थे वो सोच रहे थे अपनी छत पर खड़े होकर, खड़े होकर वो टहल रहे थे और ये सारी बातें सोच रहे थे। और ये सोचते सोचते उनको प्यास लगी और उन्होंने अपने नौकर को आवाज लगाई। जब उन्होंने नौकर को आवाज लगाई तो नौकर शायद घर पर नहीं था और इसीलिए उनकी पत्नी ही उनके लिए पानी लेकर आ गई। और पानी लाने पर वो ग्लास लाना भूल गई और केवल एक लोटे में पानी लेकर आई, और वो लोटा भी वही था जो झाऊलाल जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि जो लोटा था उसकी गढ़न यानी कि उसकी गढ़ाई इस तरह से की गई थी, उसका डिजाइन इस तरह से किया गया था कि जैसे लोटे का जो बाप है वो डमरू और माँ चिलम रही हो। यानी कि देखिए जो यहाँ पर अन्नपूर्णानंद जी हैं उन्होंने इस पूरी कहानी को बहुत ही व्यंगात्मक तरीके से लिखा है, बहुत ही मजेदार तरीके से लिखा है। तो लास्ट सेशन में भी मैंने आप लोगों से कहा था कि इस कहानी को पढ़ते वक्त आपको केवल ऐसे नहीं रीड करना है कि आप पढ़ रहे हैं और मैम एक्सप्लेन कर रही हैं तो ठीक है। आपको अपना जो मन है, अपना जो दिल है वो इस कहानी के साथ जोड़ कर रखना है, कनेक्ट करके रखना है। तो तभी आप देखेंगे कई ऐसी चीजें हैं कि कई बार जो हमारे साथ भी घटित होती हैं और बहुत ही कनेक्टेड आपको लगेगी ये स्टोरी, और बहुत ही हंसाने वाली, गुदगुदाने वाली और मजेदार हमारी ये स्टोरी है। अब लाला ने लोटा ले तो लिया लेकिन अपनी पत्नी से कुछ बोल नहीं पाए, क्योंकि पत्नी का अदब मानते थे, यानी कि अपनी पत्नी का थोड़ा सा लिहाज करते थे। क्योंकि एक तो देखिए वो आपके लिए पानी ला रही हैं और ऊपर से आप उनको बात सुनाएंगे, कहेंगे, तो शायद वो फिर थोड़ा सा कहीं गुस्सा ना हो जाए। और इसी को सभ्यता भी वो मानते हैं, यानी कि वो कहते हैं यही सभ्यता भी है, जो पति अपनी पत्नी का नहीं हुआ वो पति ही कैसा। तो इस तरह से वो सोच रहे थे, ये सारी बातें सोच रहे थे कि आज अगर मैंने कुछ कह दिया तो आज तो लोटे में ही पानी मिला है, फिर शायद बाल्टी में खाना मिले। तो ये सारी बातें सोच रहे थे और इसी बात पर कि उनको ये खराब लोटा दिया गया है, ये सोचकर वो गुस्सा होते हुए पानी पीने लगे, यानी कि अपने गुस्से को पीकर वो पानी पीने लगे। और यहाँ पर दूसरी चीज जो बुजुर्गों ने पानी के बारे में नियम जो बनाए थे कि खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, सोते समय पानी नहीं पीना चाहिए, दौड़ने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, तो ये भी नियम कभी नहीं बनाया था कि ये नियम बनाया था या नहीं बनाया था कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। यानी कि क्योंकि देखिए आपको भी कहते हैं ना कि छत के पास मत खड़े होइए, नीचे गिर जाओगे, ऐसे लटको मत, ऐसे कुछ सामान मुंडेर पर मत रखो, जो रेलिंग होती है छत की, क्योंकि वो नीचे गिर सकती है थोड़ा सा भी हाथ लगने से। तो बिल्कुल यही हुआ आज यहाँ पर झाऊलाल जी के साथ। झाऊलाल जी ने मुश्किल से ही 2-1 घूंट पिए थे कि उनके हाथ से लोटा सरक गया। और उसके बाद देखिए क्या हुआ, लोटे ने दाएं देखा ना बाएं और वो नीचे गली की ओर चल पड़ा, अपने वेग में उल्का को लजाता हुआ। उल्का यानी कि आकाश से जो उल्का गिरता है, जो आकाशीय पिंड गिरता है, उतनी स्पीड, उसकी स्पीड
मतलब कम हो जाएगी, उससे डबल ट्रिपल स्पीड में वो लोटा नीचे गिरा, उल्का को लजाता हुआ, यानी कि उससे भी डबल ट्रिपल स्पीड में, और वह आंखों से ओझल हो गया। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुरापाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज इजाद की थी, और आज कहना ना होगा कि ये सारी शक्ति इस समय इस लोटे के पक्ष में थी। यानी कि लोटा इतनी स्पीड से नीचे जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है उसे जल्द से जल्द अपनी ओर खींच लेना चाहती है। तो इस तरह से अब लाला को काटो तो खून नहीं, यानी कि वो एक तरह से बिल्कुल स्टेबल हो गए, 1 मिनट के लिए स्तब्ध हो गए कि ये क्या हो गया। और गली में ऊंचे तिमंजले से भरे हुए लोटे का गिरना किसी हंसी का खेल नहीं है, क्योंकि भरा हुआ लोटा अगर नीचे गिरेगा तो सोचिए उसका क्या हाल होगा, वो बचेगा या नहीं बचेगा। तो इस तरह से कुछ हुआ भी ऐसा ही, गली में जोर का हल्ला उठ गया। लाला झाऊलाल तब दौड़कर नीचे उतरे, तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस चुकी थी। और लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में एक प्रधान पात्र था, यानी कि इस भीड़ का एक मुख्य पात्र था शायद, यानी वो जो भीड़ थी उसमें जो उस भीड़ का मुख्य पात्र था वो एक अंग्रेज था, यानी कि वो अंग्रेज उस भीड़ के साथ आ रहा था जो नक्शी से भीगा हुआ था, यानी कि जो बिल्कुल सर से लेकर पूरा नीचे तक भीगा हुआ था, और अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ, इस तरह से अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा था। और उसी के पास अपराधी लोटे को देखकर भी लाला झाऊलाल ने फौरन स्थिति को समझ लिया, और दो जोड़कर, यानी कि 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। बहुत जल्दी वो ये सारी चीजें समझ गए कि आखिर क्या हुआ था। तो इस तरह से उस लोटे ने दुकान पर खड़े सबसे पहले दुकान पूर्व लोटा गिरने के पूर्व लोटा एक दुकान के साइबान से टकराया। वहां टकराकर दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने सांगो पांग स्नान करवाया, और फिर उसी के बूट पर आकर गिर गया। और अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक हैं, तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला ही खुला छोड़ दिया। यानी कि उसने जब बोलना शुरू किया तो लाला झाऊलाल को आज ही मालूम हुआ था कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है। क्योंकि देखिए, हम जो अंग्रेजी बोलता है ना व्यक्ति, उसको हम सोचते हैं कि अरे बाप रे, ये कितना बड़ा पढ़ा लिखा इंसान है, इसको तो शायद जो एक तरह से बहुत सारी नॉलेज है, इसको तो गालियां आती भी नहीं होंगी, इसको तो एक तरह से ये बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान है। लेकिन जब उसने मुंह खोला तो खुला का खुला रख दिया, यानी कि उसने अंग्रेजी भाषा में झाऊलाल जी को इतना सुनाया, इतना सुनाया, इतना सुनाया कि आज झाऊलाल जी को पहली बार पता चला कि अंग्रेजी भाषा में भी गालियों का इतना बड़ा शब्दकोश है। इस समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई दिए। और ये समय बिल्कुल वही था कि आज पंडित बिलवासी मिश्र जी को भी लाला झाऊलाल के घर पर पैसे लेकर आना था। तो जब उन्होंने आते ही पहला काम ये किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया। अब हमने देखिए, इतना जो चैप्टर था वो हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था, तो एक तरह से हमने चैप्टर को अभी तक रिवाइज कर लिया है। जिन बच्चों ने आज ही क्लास अटेंड की है, लास्ट सेशन में नहीं की है, तो उन्हें भी पता चल गया कि पूरा ये एक तरह से हमारा टॉपिक क्या है। तो उसके बाद हमने कहा था कि इसके बाद क्या हुआ, लाला झाऊलाल को पैसे मिले या नहीं मिले, या उस लोटे का क्या हुआ। तो इस तरह से अब हम अपनी इस कहानी को कंटिन्यू करते हैं, तो बिल्कुल ध्यान पूर्वक समझिएगा, सुनने का प्रयास कीजिएगा, और अपनी कल्पना शक्तियों को बिल्कुल एक तरह से खोलकर कहानी से कनेक्ट होइएगा, सुनने का प्रयास कीजिएगा, समझने का। अब पंडित बिलवासी ने जब अंग्रेज को छोड़कर घर में जितने भी उसके साथ लोग घुसे थे उन सबको बाहर निकाल दिया, और फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप
आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। तो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने सबको पहले जो भीड़ थी उसको उनको बाहर किया भीड़ को, और फिर कहा कि आपके पैर में शायद चोट लग गई है, और कुर्सी उनकी तरफ सरकाई और कहा कि आप यहाँ पर बैठ जाइए। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झाऊ लाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? पंडित बिलवासी जी ने जब उन्हें चेयर उनकी तरफ बढ़ाई और वो उस पर बैठे, तो उस अंग्रेज साहब ने बिलवासी जी का धन्यवाद किया और झाऊ लाल की तरफ इशारा करते हुए कहा कि क्या आप इनको जानते हैं, इस शख्स को जानते हैं? तो यहाँ पर बिलवासी जी ने कहा, बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह चलने वालों पर लोटे का वार करे। तो उन्होंने वहां पर झाऊ लाल जी को ही दोषी ठहराया, क्योंकि वो आगे की सारी प्लानिंग कर चुके थे। तो उन्होंने कहा, बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो खाली हाथ, यानी कि जो बिना उद्देश्य किसी रास्ते पर चलने वाले इंसान पर लोटे से प्रहार करे, लोटे से उसे। तो उसने क्या कहा, मेरी समझ में ही इज अ डेंजरस ल्यूनाटिक, यानी कि यह एक खतरनाक पागल है। तो जो यहाँ पर जो अंग्रेज था, तो यहाँ पर जो अंग्रेज था उसने कहा कि मेरी समझ में ही इज एन डेंजरस ल्यूनाटिक, यानी कि ये एक खतरनाक पागल है, मुझे लगता है कि ये एक खतरनाक पागल है। तो वो कहता, जो यहाँ पर पंडित बिलवासी कहते हैं, नहीं, मेरी समझ में ही इज अ डेंजरस क्रिमिनल। तो वो कहते हैं, नहीं, मेरी समझ में तो ये लगता है कि कोई खतरनाक मुजरिम है, यानी कि ऐसे कौन रास्ते पर चलते हुए किसी इंसान को मार सकता है, किसी इंसान को पीट सकता है। परमात्मा ने लाला झाऊ लाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की शक्ति भी दे दी होती, तो यह निश्चय है कि अब तक बिलवासी जी को वे अपनी आंखों से खा चुके होते। यानी कि क्योंकि झाऊ लाल जी को ये सारी बातें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी, और वो अपनी आंखों से इस तरह बिलवासी जी को घूर रहे थे, इस तरह बिलवासी पंडित जी को देख रहे थे कि अगर उनकी आंखों को देखने की जगह खाने की शक्ति भी होती तो वो कब के बिलवासी जी को अपनी इन दो आंखों से खा चुके होते। यानी कि इतने खतरनाक तरीके से वो उन्हें देख रहे थे, क्योंकि वे कुछ समझ नहीं पाते कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है, और उनको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये बिलवासी जी यहाँ पर करने क्या आए हैं, मुझे फंसाने आए हैं, मुझे पिटवाने आए हैं, या मेरे घर पर लड़ाई करवाने आए हैं, या अंग्रेज से मुझे पिटवाने आए हैं। तो बिल्कुल उन्हें अभी बिलवासी जी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, और वो केवल और केवल उनको आंखों से ही घूरे जा रहे थे। साहब ने बिलवासी जी से पूछा, तो क्या करना चाहिए? जो अंग्रेज साहब थे उन्होंने पंडित बिलवासी से पूछा, तो क्या करना चाहिए? इस तरह से देखिए, आप देख सकते हैं कि ये पंडित बिलवासी जी हैं और ये अंग्रेज साहब हैं जिनको कुर्सी पर बिठाया गया है। तो अब जब अंग्रेज साहब ने पूछा कि क्या करना चाहिए, अब अंग्रेज ने कहा, पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए जिससे यह आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। तो अब पंडित बिलवासी ने उनसे कहा कि आप पुलिस में इस आदमी की रिपोर्ट कर दीजिए जिससे कि यह आदमी हिरासत में ले लिया जाए। अब उन्होंने पूछा कि पुलिस स्टेशन कहाँ है? फिर बिलवासी जी ने कहा, पास ही है, चलिए मैं बताता हूँ। तो जो अंग्रेज था उसने कहा, चलिए, अभी चला, आपकी इजाजत हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं। तो अब बिलवासी जी ने एक प्लान जो पहले से बनाया था उस पर काम करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने कहा कि अभी चलते हैं पुलिस स्टेशन, लेकिन मैं पहले, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक काम कर लेता हूँ, इस आदमी से इस लोटे को खरीद लेता हूँ। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपए तक इसके दाम दे सकता हूँ। तो यहाँ पर अब बिलवासी जी ने बातें बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, क्यों जी,
बेचोगे इसे? मैं 50 रुपए तक इसके दाम दे सकता हूँ। लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, क्योंकि लाला झाऊलाल को बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। ये सारी बातें उनकी समझ से परे थी। उन्हें नहीं पता था क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। तो वो बिल्कुल चुप थे। लेकिन साहब ने पूछा, इस रद्दी से लोटे के आप 50 रुपए क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अंग्रेज ने देखा कि वो लोटा पहले ही बेढंगी है और ऊपर से अब वो गिरकर काफी पिचक चुका है। उसको काफी सारी चोटें लग चुकी हैं। तो उसने पंडित बिलवासी से पूछा कि आप इस बेकार से लोटे के 50 रुपए क्यों देना चाहते हैं? क्योंकि उस समय 50 रुपए की बहुत सारी कीमत थी। तो अब बिलवासी ने कहा, आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? आश्चर्य! मैं तो आपको एक दिन एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था। अब उसने अंग्रेज पर ही पलटवार कर दिया। जो पंडित बिलवासी जी थे, उनकी बुद्धिमत्ता इतनी तेज थी, वो इतने ज्यादा प्रकांड थे, इतने ज्यादा बुद्धिमान थे कि उन्होंने अंग्रेज को ही ठगना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? आश्चर्य है मुझे, क्योंकि मैं तो आपको एक विद्वान और एक बहुत ही सुशिक्षित आदमी समझता था। अब उन्होंने कहा, यानी कि अंग्रेज साहब ने कहा, आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। तो अब बिलवासी जी ने कहना शुरू किया, जनाब, यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। जान क्या पड़ता है, मुझे पूरा विश्वास है यह एक प्रसिद्ध अकबरी लोटा है, जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान हैं। यानी कि ये अकबर के जमाने का लोटा है और संसार भर में जितने भी म्यूजियम है, आज वो इस लोटे की तलाश में है, वो ढूंढ रहे हैं इस लोटे को। तो अब अंग्रेज साहब ने कहा, यह बात, अच्छा तो ये बात है। तो फिर से बिलवासी जी ने कहा, जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हार कर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था और एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया और इसके बदले में इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। तो उन्होंने एक लंबी चौड़ी सी अच्छी सी कहानी बनाई कि जी जनाब, ये जो लोटा है, ये 16वीं शताब्दी का लोटा है, जब बादशाह हुमायूं शेरशाह से, जो बादशाह हुमायूं थे, वो शेरशाह से हार कर भाग रहे थे और सिंध के रेगिस्तान में फिर रहे थे। यानी कि जो अकबर के जो पिताजी थे, वो शेरशाह से हार कर भाग रहे थे और सिंध के रेगिस्तान में फिर रहे थे। तो उन्हें प्यास लगी और उसी समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से उन्हें पानी पिलाया और उनकी जान बच गई। और हुमायूं के बाद अकबर ने इस लोटे को उस ब्राह्मण से ले लिया और इसी तरह के सोने के 10 लोटे इसके बदले में उसने उस ब्राह्मण को दे दिए। अब यह जो लोटा है, आगे बिलवासी जी उन्हें समझा रहे हैं अंग्रेज को कि यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था। इसी लोटे से इसका नाम, इसी कारण इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा और वह बराबर इसी से वजू करता था। सन 1857 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है। यानी कि सन 1857 तक तो ये शाही घरानों में था, पर इसके बाद ये लोटा लापता हो गया। कलकत्ते के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं ये लोटा इस आदमी के पास कैसे आया, और अगर म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद ले जाएं। यानी कि उसने अंग्रेज से कहा कि ये जो लोटा है, इसकी तलाश काफी सारे म्यूजियम वालों को है, और अगर म्यूजियम वालों को पता चल जाए कि ये लोटा इस व्यक्ति के पास है, तो वो बहुत सारे पैसे देकर इस आदमी से इस लोटे को खरीद लेंगे। अब इसका विवरण सुनते सुनते
साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। यानी कि अभी तक जिन साहब की आंखें गुस्से से भरी हुई थी, क्रोध से भरी हुई थी और बिल्कुल छोटी छोटी हो रखी थी, कौड़ी के आकार की, छोटी सी होती है कौड़ी। तो इसी तरह से इस विवरण को सुनते सुनते, यानी कि ये जो पूरा बखान पंडित बिलवासी जी कर रहे थे उस लोटे के बारे में, तो लोभ और आश्चर्य से उनकी आंखें कौड़ी के आकार से पकोड़े की आकार सी हो गई, यानी कि काफी बड़ी हो गई आश्चर्य से। अच्छा, इस तरह से। और उन्होंने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? अब उन्होंने पंडित बिलवासी से पूछा कि आप इस लोटे का क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीजों का संग्रह करने का शौक है। तो इस तरह से अंग्रेज ने कहा, मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीजों का संग्रह करने का शौक है। जिस समय ये लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही कर रहा था। यानी कि जो अंग्रेज है वो कहता है कि मुझे भी पुरानी चीजों को एकत्रित करने का शौक है और जिस समय ये लोटा मेरे ऊपर गिरा मैं दुकान से यही कर रहा था, यानी कि पुरानी चीजें खरीद रहा था, पुरानी चीजें इकट्ठी करने का मुझे शौक है। और उस समय मैं दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियां खरीद रहा था। और अब यहाँ पर पंडित बिलवासी जी अड़ गए, कहते हैं जो कुछ भी हो लोटा तो मैं ही खरीदूंगा। अब पंडित बिलवासी जी ने फिर से चाल चली और उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हो लोटा तो मैं ही खरीदूंगा। वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, यह मेरा हक है। अब अंग्रेज साहब जो है बिलवासी जी से लड़ने लगे कि आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, ये मेरा हक है। हक है, जरूर हक है। यह बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने? अब जब पंडित बिलवासी ने कहा हक है मीन्स, यानी कि क्या कहने का मतलब है आपका हक है, तो अब फिर अंग्रेज साहब कहते हैं जरूर मेरा हक है कि आप बताइए उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया कि मैंने? अब यहाँ पर जो बिलवासी जी कहते हैं वो कहते हैं आपने किया। वह आपके पैरों में गिरा या मेरे? अंग्रेज साहब कहते हैं कि वो लोटा आपके पैर पर गिरा या मेरे? तो वो कहता है आपके। अंगूठा उसने आपका भुरता किया या मेरा? अब बिलवासी जी से फिर प्रश्न करते हैं अंग्रेज साहब कि अंगूठा उसने आपका भुरता किया या मेरा? लड़ रहे हैं दोनों आपस में। तो फिर बिलवासी जी ने कहा आपका। तो फिर अंग्रेज कहते हैं इसीलिए उसे खरीदने का हक सिर्फ मेरा है। यह बकवास है। अब फिर से बिलवासी जी कहते हैं, यानी कि वो पूरी तरह से उस अंग्रेज साहब को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, एक तरह से अपनी बुद्धिमत्ता से उन्हें पूरी तरह से अपने विश्वास में लेना चाहते हैं। तो वो कहते हैं यह सब बकवास है, दाम लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाए। अब उन्होंने कहा कि चलिए दाम लगाते हैं, यानी कि बोली लगाई जाए, जो अधिक देगा वही इस लोटे को लेकर जाएगा। तो अंग्रेज ने कहा ये सही है, आप इसका 50 रुपया लगा रहे हैं तो मैं 100 रुपए देता हूं। बिलवासी जी ने कहा मैं 150 रुपए देता हूं। अंग्रेज ने कहा मैं 200 रुपए देता हूं। और अब बिलवासी जी बोल पड़े मैं 250 रुपए देता हूं। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट लाला झाऊलाल के आगे फेंक दिए और ये कहा कि ये कहते ही बिलवासी जी ने फटाफट 250 रुपए निकाले और लाला झाऊलाल के पास दे दिए। यानी कि लाला झाऊलाल की जो प्रॉब्लम थी फिलहाल वो सॉल्व हो चुकी थी। पंडित बिलवासी जी ने अपना वादा, अपना प्रॉमिस पूरा किया। अब जैसे ही 250 रुपए बिलवासी जी को दिए, साहब को भी ताव आ गया, यानी कि उन्हें और जोश आ गया कि ये क्या, इसने तो पैसे भी दे दिए। अब उसने कहा आप 250 रुपए देते हैं, मैं 500 रुपए देता हूं, अब चलिए। तो उसने कहा कि आप 250 देते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप 250 रुपए देते हैं, मैं 500 रुपए देता हूं, अब चलिए।
बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे। यानी कि बिलवासी जी ने बहुत ऐसे चेहरा बनाया, अफसोस किया और वो अपने 250 रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हों। मतलब इतना ज्यादा एक्टिंग, इतनी ज्यादा उनके अंदर थी कि वो 250 रुपए इस तरह से उठा रहे थे मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हो। यानी कि ऐसा लग रहा था उनकी आशाएं मर चुकी हैं, उनकी जो आशा थी कि वो उस लोटे को खरीदे, वो आशाएं मर चुकी हैं। इस तरह से वो 250 रुपए उठा रहे थे और साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 रुपए से अधिक नहीं है। तो उन्होंने कहा, ठीक है, लोटा आपका हुआ, आप ले जा सकते हैं, क्योंकि मेरे पास 250 रुपए से अधिक नहीं है। तो इस तरह से पंडित बिलवासी जी ने 500 रुपए में वो लोटा अंग्रेज साहब को बिकवा दिया। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कुंची गिर गई और जैसे ही ये सुना तो जो अंग्रेज साहब थे वो बहुत ज्यादा खुश हो गए, वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए और उन्होंने झपट कर लोटा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। यानी कि मैं अब खुश होकर अपने देश लौटूंगा, क्योंकि मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं। अब उन्होंने कहा कि मेजर डगलस कौन है? मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं, पुरानी चीजों के संग्रह करने में मेरी और उनकी होड़ लगी रहती है। गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा लेकर गए थे। जहांगीरी अंडा? जहांगीरी अंडा? हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से केवल वही अच्छी चीजें ला सकते हैं। तो देखिए, जो मेजर डगलस है, यानी कि उन अंग्रेज साहब के जो पड़ोसी हैं, वे भी उसी तरह के शौक रखते हैं और अंग्रेज साहब कहते हैं कि अब मैं खुशी खुशी अपने देश लौटूंगा और अपने पड़ोसी को चिढ़ाऊंगा, अपने पड़ोसी को दिखाऊंगा, क्योंकि वो भी अभी कुछ समय पहले भारत से एक जहांगीरी अंडा लेकर गए हैं। तो शायद क्योंकि वो अंग्रेज साहब कहते हैं, जी हाँ, जहांगीरी अंडा, यानी कि मेजर डगलस ने समझ रखा था कि केवल वे ही हिंदुस्तान से अच्छी चीजें ले जा सकते हैं। अब बिलवासी जी ने उनसे प्रश्न किया, पर जहांगीरी अंडा है क्या? तो उन्होंने कहा, आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम करवाया था। जहांगीर के पूछने पर मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था। ऐसे उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से न्यौछावर हो गया था और उसी क्षण उसने अपने को नूरजहां के हाथ कर दिया था। कबूतर का यह एहसान वह नहीं भूला और उसके एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा। एक बिल्लोर की हांडी में वह उसके सामने टंगा रहता था और बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ और उसी को मेजर डगलस ने पारसाल दिल्ली के एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपए में खरीदा। तो अब पंडित बिलवासी कहते हैं, यह बात, हाँ, पर अब मेरे आगे दून की नहीं ले सकते। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी लोटे से भी एक पुश्त पुराना है, क्योंकि अकबर का जो लोटा, अकबर के जो पुत्र हैं उनका नाम है जहांगीर। तो हुमायूं के पुत्र अकबर, अकबर के पुत्र जहांगीर। तो जहांगीरी अंडा यानी कि एक पुश्त आपका पहले बाद का, और अकबरी लोटा यानी कि एक पुश्त पहले का। तो वो कहते हैं अब उनका जो वो अंडा है वो मेरे सामने नहीं टिकेगा, क्योंकि मेरी चीज जो है वो एक पुश्त और पुरानी है। इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। देखिए, अब पंडित बिलवासी जी ने यहाँ पर थोड़ा सा चुटकी ली और कहा कि इस रिश्ते से जो आपका लोटा है उस अंडे का बाप हुआ, क्योंकि अकबरी लोटा और जहांगीरी अंडा। तो जहांगीर जो है वो अकबर के पुत्र है, अकबर जो है वो जहांगीर के पिता है।
साहब ने लाला झाऊ लाल को 500 रुपए देकर अपनी राह ली। लाला झाऊ लाल का चेहरा इस समय देखते बनता था, क्योंकि लाला झाऊ लाल जी जो थे पूरे हफ्ते जिस बहुत बड़ी प्रॉब्लम में थे, जिस बहुत बड़ी टेंशन में थे, आज वो टेंशन जड़ से समाप्त हो गई थी और फ्री फंड का वो टूटा फूटा लोटा जो झाऊ लाल जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, आज पूरे 500 रुपए में बिक चुका था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की जो बढ़ी हुई दाढ़ी है उसका एक एक बाल प्रसन्नता से लहरा रहा था। यानी कि 6 दिन से टेंशन के मारे उन्होंने अपनी दाढ़ी तक नहीं बनाई थी, तो उनकी 6 दिन से जो दाढ़ी बढ़ी हुई थी उसका एक एक बाल प्रसन्नता से लहरा रहा था, खुशी से लहरा रहा था। और उन्होंने पूछा, बिलवासी जी मेरे लिए 250 रुपए घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे नहीं। इस भेद को मेरे सिवाय मेरे ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। पर आप कहाँ चले? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। 2 घंटे तक? हाँ और क्या, अभी मैं आपकी पीठ ठोक कर शाबाशी दूंगा, 1 घंटा इसमें लगेगा, गले लगकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि हमारा ये जो चैप्टर था बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था। काफी सारी चीजें इसमें ऐसी हैं कि बहुत ज्यादा हंसाने वाली है, गुदगुदाने वाली है, और काफी सारी चीजें ऐसी हैं कि किस तरह से बुद्धि का उपयोग करके पंडित बिलवासी जी ने आज यहाँ पर झाऊ लाल जी को एक बहुत बड़ी मुसीबत से निकाला और एक अंग्रेज का बुद्धू बना दिया। तो देखिए चैप्टर अभी हमारा कंटिन्यू नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट सेशन में इसका शेष भाग हम कंटिन्यू करेंगे और साथ ही पार्ट से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी डिस्कस करेंगे। के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।